Good morning, dear students. Welcome to the platform of वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस। तो बच्चे ये वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस के नाम से चैनल चलता है और इस चैनल में बायो के सिलेबस को कवर किया जाता है। 9 से लेकर +2 तक का जो भी बायो का सिलेबस है वो नीट लेवल पर इस चैनल के जरिए बच्चों कराया जाता है। तो आपका सिलेबस भी तैयार हो रहा है, साथ के साथ आपकी नीट की तैयारी भी हो रही है। तो आप इस चैनल को अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, अपनी बायो को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आपकी बायो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका सिलेबस भी हो जाए और आपका कंपटीशन नीट की तैयारी भी हो जाए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लाइक्स भेजिए। तो टुडे हम डिस्कस कर रहे हैं, आज टॉपिक इम्यूनोलॉजी चल रही है, चैप्टर हम चला रखा हमने, इम्यूनोलॉजी चल रहा है। और इम्यूनोलॉजी में जो इम्यूनोलॉजी है जो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में आता है, आपको पता है ह्यूमन हेल्थ डिजीज का जो लेसन है क्लियर है, उसको हम कर रहे हैं। तो उसमें अब हम इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे क्या होते हैं? एंटीबॉडी होती हैं। एंटीबॉडीज को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। जब भी हमारी बॉडी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? बी सेल्स किस में चेंज हो जाएंगी? प्लाज्मा सेल में, और वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगी। क्लियर है? वो हमने बनाया है। बता हम यहाँ तक मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है इम्यूनोग्लोबुलिन का या एंटीबॉडी का। हम स्ट्रक्चर देखें तो बच्चे ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए ये क्या है? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ये, वाई शेप्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई पूछ सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने क्या होता है कि दो तरह की इसका जो फॉर्मूला होता है H2 और L2 बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो H2 और L2 है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो तो बच्चे ये हैवी चेन्स हैं, ये मैंने दिखाई है हैवी चेन्स, ये इसकी दोनों हैवी चेन्स हैं। H2 हो गई, ये एक हैवी चेन ये होगी, एक ये होगी, और ये 2 लाइट चेन है बच्चे, इसको बोलते हैं L2। तो 2 हैवी चेन्स है, 2 लाइट चेन है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं H2L2। क्लियर है? अब दोनों का इनका मोलिकुलर वेट, हैवी चेन क्यों बोला? क्योंकि मोलिकुलर वेट आपको पता है इसका, इट मीन्स ऑब्वियसली तो इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा मिलेगा, इसका मोलिकुलर वेट कम मिलेगा। तो इसका मोलिकुलर जो वेट होता है वो 50 किलो डाल्टन के आसपास होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चे वो 25 किलो डाल्टन के आसपास होता है। ये हमको याद करने हैं। अब इसके बाद इनके देखिए जो हैवी चेन्स और लाइट चेन्स होते हैं बच्चे, दोनों आप एक दूसरे के साथ क्या होती है? बाउंडेड होती हैं। दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ बाउंडेड होंगी। किसके द्वारा ये बाउंडेड होगी? इनके बीच में ब्रिज मिलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फर सल्फर। देखो सल्फर सल्फर बॉन्ड मैंने दिखाए, इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज कहा जाता है बच्चे। इनको हम डाइसल्फाइड ब्रिज बोलेंगे। डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए ये दोनों एक दूसरे के साथ बच्चे क्या होती है? बाउंडेड होते हैं। दे आर बाउंडेड बाय ब्रिज, दिस ब्रिज इज कॉल्ड एज डाइसल्फाइड ब्रिज। तो डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? बाउंडेड होती हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये बाउंडेड होंगे डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा। क्लियर है? अब इनके बीच में देखिए ये लाइट चेन और हैवी चेन, इनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस मैंने दिखाए हैं, यहाँ पे दिखाए हैं, और इनके बीच में हैवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं। क्लियर है? एस का मतलब होता है सल्फर। ठीक है, 2 सल्फर है इसलिए डाइसल्फाइड ब्रिजेस बोलते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सल्फर सल्फर के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए इसके 2 रीजन्स होते हैं, हमको याद रखना है। देखिए एक तो रीजन होता है कांस्टेंट रीजन। ये वाला रीजन क्या होता है? हैवी चेन को लेता हूं तो हैवी चेन का ये कांस्टेंट वाला रीजन होगा। यहां से यहां तक ये रीजन कांस्टेंट है। ये रीजन क्या है? कांस्टेंट है, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। इसी तरह से लाइट चेन का ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? कांस्टेंट रहेगा। ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? लाइट चेन का। इसी तरह से लाइट चेन का ये वाला रीजन भी क्या कहलाएगा? आपका कांस्टेंट मिलेगा। ये रीजन आपको क्या मिलेगा बच्चे? कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर है? दो रीजन है, एक हैवी, क्लियर है, तो एक कांस्टेंट रीजन और एक वेरिएबल रीजन है। ये हम देख रहे हैं। यहाँ तक अब मान लो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ये वाला रीजन, यहाँ से ये वाला रीजन, यहाँ से आप मान लो ये वाला रीजन हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और ये वाला क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ना है। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन क्या होता है? वो रीजन होता है, यहाँ पर ये मैंने दिखाया हुआ, यहाँ पर वेरिएबल रीजन है ये वाला। यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। एंटीजन इसी साइट पर जाकर
अटैच होगा। इसलिए ये वेरिएबल रीजन है, वेरी करता है, क्योंकि एंटीजन की शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी एंटीजन की शेप कैसी होगी, किसी एंटीजन की शेप कैसी होगी, इसी कारण क्या होगा ये वेरी इन शेप इन एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट की शेप के अंदर भी आपको वेरिएशन दिखाई देगा। इसका कारण है कि एंटीजन की शेप अलग अलग होती है, उसी अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वेरी करता है। कि मेन रीजन यही है। क्लियर है। यहाँ पर वेरिएबल रीजन बोलते हैं, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, इसको पैराटोप भी कह सकते हैं, इसको हम पैराटोप भी कह देते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड और ले सकते हैं हम, पैराटोप बच्चों। क्लियर है। तो ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो ये हमको अच्छी तरह से कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया जो फॉर्मूला इसका H2L2 है, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कुछ थोड़ा सा, आपके नोट्स आप देख सकते हैं। H2L2 है, यहाँ पर 2 आइडेंटिकल शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ पर 2 आइडेंटिकल लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये 25 किलो डाल्टन का, ये आपका 50 किलो डाल्टन का हो जाएगा मोलिकुलर वेट। ये लाइट चेन है, बाउंडेड है हैवी चेन से, पाइडल सल्फाइड ब्रिज है। इनके बीच में 2 रीजन है, एक कांस्टेंट रीजन मैंने बताया, एक वेरिएबल रीजन है जो वेरी करता है इन द शेप ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्योंकि वाई शेप स्ट्रक्चर है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, इम्यूनोग्लोबुलिन का, तो हम लिख सकते हैं वाई शेप स्ट्रक्चर है। इसका दूसरा नाम क्या होता है हमको याद रखना, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन हम इसको कहते हैं बच्चों, तो हमको ये याद रखना, इसका दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, चलिए अब यहाँ पर आपके चलते हैं, अब हम यहाँ पर फोकस करते हैं। हम हमारा टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन कौन से होते हैं इसको डिस्कस करेंगे हम। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप कौन कौन से आपके, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो टाइप्स में हम देखेंगे, यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन के जो टाइप्स हैं हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन को हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कौन कौन सी है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में हम देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन के कौन कौन से टाइप्स हैं बच्चे। तो देखो इम्यूनोग्लोबुलिन एक तो ए होता है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन ई होता है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन डी होता है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है। ये टाइप्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के। मेन इम्यूनोग्लोबुलिन यही होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए आपको कहाँ मिलेगा, ये ब्लड के अंदर मिलेगा, आपको म्यूकस के अंदर मिलेगा, आपको स्वेट ग्लैंड के, स्वेट जो ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर मिलता है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर है। ए है, ये हमको याद करना है कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, ए कहाँ मिलेगा, स्वेट के अंदर मिलेगा, आपको कहाँ पर मिलेगा, ये हमको याद रखना है बच्चे। सेकंड जो इम्यूनोग्लोबुलिन का सेकंड हम देख रहे हैं यहाँ पर, सेकंड जो कहाँ पर मिलेगा आपको हम देख रहे हैं, सेकंड हो रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये बच्चे इम्यूनोग्लोबुलिन जो जी होता है स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ये स्मॉलेस्ट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी हमने याद रखना है। और ये कितना परसेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन ए को, 15% होता है ब्लड के अंदर, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, ये क्या है 75% है। इसकी एक देखो, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, स्मॉलेस्ट है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, इसलिए वहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली ये बच्चे में चला जाता है, उसके इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, इसलिए बच्चे को बीमारी नहीं लगती, ये उसको स्ट्रॉन्ग करता है बच्चे को। क्लियर है। जो डेवलपिंग बेबी है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी है। क्लियर है बच्चे। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन नेम आपको मैंने बताया था कि मदर के मिल्क होता है, मदर का जब आफ्टर द डिलीवरी जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं बच्चे, कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ये कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क जो आता है डिलीवरी के बाद बच्चे की, उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ये फर्स्ट मिल्क है। क्लियर है। तो इस फर्स्ट मिल्क के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। अब इसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन ई का रोल होता है एलर्जिक रिएक्शन में, हम आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं एलर्जी का, हम जब पढ़ेंगे डिजीज को डिस्कस करूंगा वहां पर बताऊंगा क्या रोल होता है। इतना याद रखिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई आपका एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है। इम्यूनोग्लोबुलिन डी क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन डी बेटा बी सेल का जो रिसेप्टर होते हैं, बी सेल होती हैं, उनके सरफेस पे क्या मिलता है, रिसेप्टर मिलते हैं। उन तो रिसेप्टर पे जाके ये क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा, ये क्या होता है, यहाँ पर एक टैक्ट एज ए रिसेप्टर ऑन द बी सेल, बी सेल के ऊपर ये रिसेप्टर के रूप में मिलेगा आपको इम्यूनोग्लोबुलिन डी। और इम्यूनोग्लोबुलिन एम कहाँ मिलेगा, ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है बेटे, ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। इसमें एक चीज याद कर ली, कहीं भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगी तो सबसे पहले यही जाएगा उसको इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, तो इट कैन रीच द इन्फेक्टेड साइड फर्स्टली। तो ये बच्चे कुछ हमारा किसके बारे में था, हमारा हमने पढ़ा है आज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी कितने टाइप्स होते हैं, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चे लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं। अब हम आते हैं लिम्फाइड ऑर्गन्स पे बच्चे। लिम्फाइड ऑर्गन को मैं डिस्कस करूंगा अब आपके साथ। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, क्यों रब करने के बाद हम पढ़ेंगे आज लिम्फाइड ऑर्गन्स बच्चे।
देखो भाई, अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ लिम्फाइड ऑर्गन्स। लिम्फाइड ऑर्गन्स क्या है? देखिए, लिम्फाइड ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या मिलते हैं? आपको लिम्फाइड ऑर्गन देखने को मिलते हैं। लिम्फाइड ऑर्गन्स ये हमने पढ़ने हैं। लिम्फाइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, लिम्फाइड ऑर्गन्स मौजूद हैं। क्लियर है? वो लिम्फाइड ऑर्गन्स क्या करते हैं? क्लियर है? वो ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन हो पी एंड टी, यहाँ पर प्रोलिफरेशन होगा एंड मैचुरेशन होगा किसका? बी एंड टी, दो ही तरह की होती हैं, बी एंड टी। लिम्फोसाइट का आपका क्या होता है, यहाँ पर प्रोलिफरेशन हो मैचुरेशन होता है। आप इतनी याद करिए, क्योंकि दो तरह के हैं। मैंने बताया था, बोन मैरो की जो अंदर डेवलप होंगी सेल वो बी सेल्स होंगी, जो थाइमस ग्लैंड के अंदर डेवलप होंगे वो क्या होंगी, टी सेल होंगी। क्लियर है? तो ये क्या है, बी एंड टी सेल लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन होता है, इनको बोलते हैं लिम्फाइड ऑर्गन। लिम्फाइड ऑर्गन में हम क्या बोलते हैं, ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का, ये पार्ट होती है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। दो तरह के हैं लिम्फाइड ऑर्गन। लिम्फाइड ऑर्गन दो तरह के हैं बच्चे। एक आपका है, एक को मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पर, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है, और सेकंड आपका हो जाएगा बच्चे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन तो दो तरह के हैं ये आपके, एक प्राइमरी और एक क्या, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। देखो, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में क्या आते हैं, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या होता है, यहाँ पर बोन मैरो और थाइमस है, इसमें आती है। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में आपकी बोन मैरो आती है, बोन मैरो आएगी, और आपका क्या आएगा, थाइमस ग्लैंड होती है। ठीक है, और थाइमस ग्लैंड है, ये हो गया, थाइमस ग्लैंड होती है, ये होगी। थाइमस ग्लैंड के अंदर मैंने बताया था आपको टी सेल का मैचुरेशन होता है, टी सेल होती हैं, यहाँ पर टी सेल बनेगी, और बोन मैरो के अंदर क्या बनती है, बी सेल बनेगी। ये हमने आपको डिस्कस किया था, बोन मैरो का यहाँ पर बी सेल बनेगी, और थाइमस ग्लैंड के अंदर बनती तो बोन मैरो के अंदर भी है टी सेल, लेकिन वो मैचुरेशन के लिए कहाँ चली जाती है, थाइमस ग्लैंड में। थाइमस एक ग्लैंड है जो चेस्ट के ऊपर वाले रीजन में मिलती है। क्लियर है? जैसे बड़े, जब बच्चा छोटा होता है तो इसमें साइज क्या होता है, थाइमस ग्लैंड का बड़ा होता है बच्चे, थोड़ा सा बता दूं मैं इसके बारे में। लेकिन जो जो एज बढ़ती है तो थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा छोटा, बहुत छोटा हो जाता है। एक ओल्ड एज में आते काफ़ी छोटा होता है, इसलिए बूढ़े आदमियों को बीमारियां ज़्यादा लगती हैं एज कम्पेयर टू द चाइल्ड। कारण यही है इसका, क्योंकि यहाँ पर थाइमस ग्लैंड क्या होते हैं, डीजनरेशन होती है, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, ये कारण है। क्लियर है? तो ये भी हम कह सकते हैं। अब इसके बाद हमने कहते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या होते हैं। ठीक है, या सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में क्या आएगा आपका, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन के आप एग्जांपल अगर याद रखो, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में मोस्टली आपको कह सकते हैं, इसके अंदर एग्जांपल स्प्लीन है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, क्लियर है, यहाँ पर आपकी स्प्लीन मिलेंगी, यहाँ पर आपको सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में आपको मिलेंगी स्प्लीन मिलेंगी, लिम्फ नोड मिलेंगी, पेयर्स पैचेस। स्प्लीन हमारी बॉडी का लिम्फ नोड है, हमारी बॉडी के अंदर पेयर्स पैचेस हैं, पेयर्स पैचेस, ये पेयर्स पैचेस मिलते हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में। आपको क्या दिखाई देंगे, पेयर्स पैचेस दिखाई देंगे आपको इंटेस्टाइन का रीजन के अंदर, इंटेस्टाइन वाले रीजन में मिलते हैं ये पेयर्स पैचेस। ये भी इन्फेक्शन को खत्म करने का रोल है इनका। लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी बॉडी में, स्प्लीन होती है, ये क्या है आपकी सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में होते हैं। क्लियर है? तो ये क्या करती हैं, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करती हैं किसका, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स का डेवलपमेंट करती हैं। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ acquired immune response, acquired immune response, immune response में acquired immune response की इनका प्ले इंपॉर्टेंट रोल डेवलपमेंट ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने में इसका रोल होता है। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं और फिर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होते हैं, तो इनमें इनका रोल होता है सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का। क्लियर, इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने में हम ऐसा कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं हम, इनमें इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेंगे ये। क्लियर है? और लिम्फाइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैचुरेशन होता है मोस्टली।
ये मैचुरेशन साइट हम कह सकते हैं इनको, मैचुरेशन साइट है, मैचुरेशन साइट कह सकते हैं बच्चे इसको, मैचुरेशन साइट। जैसे मैंने बताया था थाइमस ग्लैंड है, वैसे टी सेल है, टी सेल का जो मैचुरेशन साइट है वो कि टी सेल मैचुरेशन होगा, यहाँ पर बी सेल का क्या होगा, मैचुरेशन होगा। टी और बी सेल का जो मैचुरेशन होना है वो कहाँ पर होना है, वो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में। पहले तो बनती तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में है, पॉलिफिकेशन होता है, उनका नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, क्लियर है, बट ज़्यादा बनेंगी, लेकिन वो पहुंच जाते फिर मैचुरेशन के लिए, वो मैच्योर बनेंगे यहाँ पर बच्चे, फिर ये ब्लड के जरिए सेकेंडरी लिम्फाइड में पहुंच जाएंगी, वहां पर वो मैच्योर होंगी और वो फंक्शनली क्या होंगी, एक्टिव होंगी। जैसे टी सेल है, आपको मैंने पढ़ाया था, टी सेल कई प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स मैंने हेल्पर टी सेल बताई, मैंने सप्रेसर टी सेल बताई, साइटोटॉक्सिक मैंने टी सेल बताया। तो यहाँ पर इनका मैचुरेशन के बाद इनके अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे, क्लियर है, डिफरेंट टाइप्स में हो जाएंगे और इनका डिफरेंट क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। स्प्लीन क्या होता है, पार्ट होता है, ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम आपने प्लस 1 में पढ़ा है, तो उसमें लिम्फ नोड बनती हैं, क्लियर है, वहां पर भी सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का पेयर्स पैचेज आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगे बच्चे। यहाँ पर क्या होगा, पेयर्स पैचेज हैं, ये आपको किस में दिखाई देंगे, क्लियर है, तो ये आपको क्या कर देंगे, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, तो ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है स्टोमक के नीचे, याद रखना। स्प्लेन्स को अगर मैं लिखूं तो स्प्लीन को मैं क्या कह सकता हूं, बीन शेप्ड ऑर्गन है ये। स्प्लीन क्या होता है, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है बच्चे, बीन शेप्ड ऑर्गन है। ब्लो स्टोमक, ब्लो स्टोमक बच्चे, स्टोमक के ब्लो होता है ये, ब्लो द स्टोमक के ब्लो होगा, ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है स्प्लीन। इसको हम आपको मैंने बता दिया ग्रेवी यार्ड भी बोलते हैं आरबीसी का, जितनी भी डेड आरबीसी है ना यहाँ पर आकर स्टोर भी होती हैं, और ये हमारी बॉडी को क्योंकि जब भी कोई एंटीजन आएगा तो ये पहले एंटीजन क्या करेंगी, ये इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करना शुरू कर देंगी उस एंटीजन के फोकस, ताकि बी सेल है वो प्लाज्मा सेल बनाए, फिर आगे चलकर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करें। इसी तरह टी सेल है उनका डिफ्रेंसिएशन हो जाए, वो कई तरह टी सेल हेल्पर सेल में चेंज हो जाए, वो आपको साइटोटॉक्सिक टी सेल में चेंज हो जाए। इस तरह से क्या करते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, क्लियर करते हैं, तो काम करते हैं। एक और होता है माल्ट, ये काफी पूछता है सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में, एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ माल्ट को, ये आपको याद रखना है प्रोनाउंसिएशन इसकी, माल्ट क्या है, व्हाट इज माल्ट, माल्ट क्या है, ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में आता है माल्ट भी, तो हमको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर माल्ट को देखो, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है ये, माल्ट है, MALT, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, ये भी आपका सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का एग्जाम्पल है बच्चे। इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी। माल्ट क्या, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वो माल्ट का क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू होता है, इसका नाम है म्यूकोसल एसोसिएटेड, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ये हमको याद रखना है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू बोलते हैं माल्ट। अब माल्ट क्या करता है, ये माल्ट क्या है, ये हमारा जितने भी हमारे ये लाइनिंग बनाता है, लाइनिंग ऑफ द मेजर लाइनिंग बनाएगा, ये मेजर लाइनिंग बनाएगा, किसकी लाइनिंग बनाएगा, और किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की, मेंट्री कैनाल की लाइनिंग बनाएगा ये, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग बनाएगा, हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी लाइनिंग को बचाएगा, क्लियर है, इसकी लाइनिंग को बनाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग को बनाएगा ये, क्लियर है ये। और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है हमारी बॉडी के अंदर, ये यूरिन आपको पता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिन और स्पर्म एक ही उससे पास होते हैं, ठीक है, तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में वही स्पर्म वहीं से पास होगा और वहीं से क्या होता है आपका यूरिन पास होता है, तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की इनकी लाइनिंग को बनाने का काम क्या करता है, ये माल्ट करता है। सेकेंडरी लिम्फाइड टिश्यू है, तो ये माल्ट क्या करेगा ये, ठीक है, हमारे 50% लिम्फाइड टिश्यू, 50% जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, माल्ट है, 50% हमारी बॉडी के अंदर लिम्फाइड टिश्यू का जो पार्ट है ये 50% मिलेगा, और काम वही है, इन्फेक्शन से बचाना, डिजीज कोजिंग माइक्रोइज्म को किल कर देगा। कोई भी डिजीज कोजिंग माइक्रोइज्म अगर इसके जरिए एलिमेंट्री कैनाल के जरिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए पहुंचने की कोशिश करता है, लंग्स में पहुंचेगा जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए, ठीक है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल में स्टोमक में इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वो क्या कर देगा, वो माल्टी पहले इसको क्या कर देगा, किल कर देगा, पैथोजन पहुँच नहीं पाएगा और हमारी बॉडी क्या होती है, सेफ हो जाएंगे हम डिजीज से। क्लियर है बच्चे, तो ये हमारे कुछ क्या थे बच्चे,
ये हमारे बच्चे क्या थे, कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है, ये भी पूछ लिए जाते हैं कहीं, तो आपको अच्छी तरह से इनको कर लेना है। तो आई विल एंड अप माय वीडियो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।